कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल राह भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल आपको जीके जीएस का सीरीज प्रोवाइड कराता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी जीके जीएस का सवाल जो कराए जाते हैं, जो भी जीके जीएस का सवाल रहता है वे सभी लूसेंट से उठाया हुआ है और साथ में वे सभी PYQs हैं हमारे, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न के साथ साथ जो वो प्रीवियस ईयर आधारित के प्रश्नों में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शनों का भी यहाँ पे तमाम डिस्कशन करा दिया गया है एज अ प्रश्न के ही तरह, जिससे आपका प्रश्न भी बन जाए और आपका ऑप्शन का भी क्लियरिटी का पता चल जाए कि हाँ ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियो के अंदर चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अन्यथा आपको कुछ लोगों की मेंटेलिटी है स्टूडेंट का कि इन किन किन परीक्षाओं के लिए है, तो पहले ही हम वीडियो में बता दें कि जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तब भी हमें जानबूझकर लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए। आप BPSC के कर रहे हो, चाहे BPSC शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको जीके जीएस में झंडा गाड़ना है तो आपको इस चैनल में ही आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पहले कंटेंट पर विश्वास कीजिए फिर इसका यूज कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारा सबसे पहला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्न नगर कौन सा था। आपको बता दें कि पत्न नगर का मतलब क्या होता है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पत्न नगर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पत्न नगर का मतलब होता है बंदरगाह। पत्न नगर कहने का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। और अपना सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वो था लोथल। वो कौन सा था, लोथल था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ ऑप्शनों की बात करें जो पूछा था प्रीवियस ईयर में, तो सबसे पहला सवाल आपको यही बनेगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला या फिर मृतकों का शहर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, बाकी सिंधु का बाघ, सिंधु का बाघ वो बाघ बागवान वाला नहीं है, ये बाघ लायन, ये बाघ टाइगर वाला है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंधु का बाघ मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। बाकी विशाल सभागार की बात करें या फिर नर्तक की मूर्ति का बात करें तो ये भी आपको मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलता है। या फिर विशाल स्नागर की बात करें तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलता है। बाकी अग्निकुंड का प्रमाण हो गया, भूकंप का प्रमाण हो गया, ये सभी कालीबंगा में देखने को मिलता है। और कालीबंगा से ही चूड़ी का प्रमाण मिला। किस चीज़ का, जो हमारी माताएं एवं बहनें जो चूड़ी पहनती हैं इसका भी प्रमाण हमको कालीबंगा से ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कालीबंगा, काली से हो जाएगा काली माता और काली माता चूड़ी पहनती हैं, तो काली माता, कालीबंगा से काली माता और काली माता क्या पहनती है, चूड़ी, तो चूड़ी का प्रमाण कालीबंगा। जब भी काली माता चलेंगी धरती पर तब भूकंप आ जाएगा, तो कालीबंगा से भूकंप का प्रमाण। जब भी काली माता धरती पे चलेगी तब भूकंप और अग्नि का आना एकदम तय है। तो आप कालीबंगा से अग्नि का प्रमाण, भूकंप का प्रमाण, चूड़ी का प्रमाण मिला। इन चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। अब बताइए, अब भूकंप आएगा तो अपने आप जो धरती है वो क्या होने लगेगा, अपने आप धरती फटने लगेगा। अपने आप धरती क्या होने लगेगा, फटने लगेगा। फटेगा तो वह स्वतः ही जूता आ जाएगा, स्वतः जूता आ जाएगा। तो जूते हुए खेत का भी प्रमाण कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से ही देखने को मिला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको बात करें तो मृतकों का शहर देखने गया था मोहन, तो मृतकों का शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु का बाघ देखने गया कौन, मोहन, तो सिंधु का बाघ मोहनजोदड़ो। सभागार में स्पीच सुनने गया कौन, मोहन, तो सभागार मोहनजोदड़ो। नर्तक की मूर्ति, नृत्य करते हुए एक मूर्ति को देखने गया कौन, मोहन, तो नर्तक का मूर्ति का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से। आप कुछ इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि द प्रिंस पुस्तक किसकी रचना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि द प्रिंस पुस्तक की जो रचनाकार है वो है मैकियावेली। वो कौन है? मैकियावेली है, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली है, ठीक है। और ये मैकियावेली इटली का रहने वाले थे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं और ये मैकियावेली इटली के रहने वाले थे। बाकी कुछ ऑप्शनों में बात करें तो पूछा था द लास्ट जजमेंट किन की पुस्तक है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की पुस्तक लिखा हुआ। द लास्ट जजमेंट जो बुक है वो किन के द्वारा लिखा गया है? माइकल एंजेले के द्वारा। मदर नामक जो पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखा गया है? द मैक्सिमम गोर्की के द्वारा। अपने अपने बेटे में माँ अपनी क्या होती हैं? गोरी होती हैं। तो मदर पुस्तक किनकी लिखा गया है? मैक्सिमम गोर्की के द्वारा, ठीक है। एक सेकंड हम यहाँ पे आपको इरेज देखा करके दिखा देखिए, मैक्सिमम गोर्की, ठीक है। बाकी आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? यानी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक हमारे मैकियावेली माने जाते हैं। और भारत का मैकियावेली के रूप में हम लोग चाणक्य को जानते हैं। और मैकियावेली जो ये इटली के रहने वाले, इससे कई गुना ज़्यादा विद्यमान हमारे थे चाणक्य, बट भी इतिहास का कुछ पन्नों में पलटा गया। तो इतिहास का आप सौभाग्य मानिए या दुर्भाग्य मानिए, हम लोग इटली का मैकियावेली का तुलना अपने चाणक्य जैसे पॉलिटिकली या फिर कह सकते हैं राजनीतिकली ही हम लोग इनको तुलना करते हैं, जो कि नहीं करने का काम था, ये दुर्भाग्य माना जाता है। तो भारत का मैकियावेली हमारे कहलाते हैं चाणक्य। और ये वही चाणक्य है जिन्हें विष्णुगुप्त कहीं बुलाया जाता है, ठीक है। विष्णुगुप्त कहीं पे बुलाया गया तो कहीं पे कौटिल्य बुलाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही चाणक्य हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में कहीं भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा किया हुआ करते थे और कहीं ना कहीं कभी वो वहाँ पे टीचर भी हुआ करते थे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वही चाणक्य हैं जो एक नॉर्मल सड़क पर चलते हुए बालक को एक चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनाते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक होते, मौर्य वंश का स्थापक कहलाते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इन तमाम जानकारी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं मैकियावेली। द लास्ट जजमेंट हमारे हैं माइकल एंजेले का। मदर बुक है मैक्सिमम गोर्की का। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माने जाते हैं हमारे मैकियावेली। और भारत के अपने मैकियावेली हैं चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के इतिहास के पन्नों में दर्शाया गया है। और ये जो मैकियावेली की जो द प्रिंस में जो और ये आधुनिक राजनीतिक में जो दर्शन में जो मैकियावेली का जो नाम है, ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है। बाकी एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, ये जो चाणक्य थे ये अर्थशास्त्र के जनक थे। ये आप लोग सब जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक हुआ करते थे। आपको बताइए, आप बताइएगा कि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया ये कितने खंडों में बटा हुआ था। तो ये आपको जानकारी के लिए बता दें 15 खंडों में प्रकाशित था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 खंडों में वो बटा हुआ था। बाकी नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े तो पहला प्रश्न ही बोल देता है, किशोर सागर किस राज्य में स्थित एक पर्यटक स्थल है। तो आपको बता दें कि जो किशोर सागर है ये आपको कोटा राजस्थान में देखने को मिलता है। किशोर सागर जो है एक पर्यटक स्थल है, कहाँ पे? कोटा में, ठीक है। बाकी अफगान चर्च जो है ये मुंबई में स्थित है। अफगान चर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। फतह सागर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है फतह सागर। अन्ना सागर कहाँ स्थित है? तो अन्ना सागर अजमेर में स्थित है। असे अन्ना सागर, असे अजमेर। आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ब्लू सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को हम लोग जानते हैं? ब्लू सिटी के नाम से। पिंक सिटी तो आप सभी जानते हैं जयपुर, लेकिन ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? इसका आंसर हमारे क्वेश्चन मार्क की तरह रहेगा, ठीक है। चलिए, तमाम जानकारी हम आपको दे दिए। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि दूसरी बौद्ध संगति किस राजा के समय हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे चारों बौद्ध संगति का हम यहाँ पे लिख कर ले आए हैं कि पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय राजगृह में हुआ। क्या? इसकी हम मोटाई को थोड़ा कम कर देते, अब ये लीजिए, ठीक है। पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय राजगृह में हुआ और दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय वैशाली में हुआ।
तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगति किस राजा के समय हुई? तो दूसरी बौद्ध संगति हमारा कालाशोक राजा के समय हुआ था। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु राजगृह, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति अशोक पाटलिपुत्र और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क कुंडलवन कश्मीर। एक नजर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि हर्ष चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है? आपको बता दें कि हर्ष चरित्र में महान सम्राट हर्षवर्धन की चर्चा की गई है। हर्षवर्धन का जो जीवनी लिखा गया है, जीवनी हम कह सकते हैं, हर्षवर्धन की जीवनी का जो उल्लेख है वो हर्ष चरित्र बुक में देखने को मिलता। और हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो हर्ष चरित्र किनके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। और हर्षवर्धन खुद 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हर्षवर्धन। पहला था नागानंद, दूसरा था रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा था कि हर्षवर्धन के निम्नलिखित पुस्तकों में एक है, तो प्रियदर्शिका था, रत्नावली और नागानंद था। ठीक है, आपको एक और जानकारी के लिए बता दें कि हर्षवर्धन थे ये महज 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं। और हर्षवर्धन के इस समय चीनी बौद्ध भिक्षु या चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग आया था। 7वीं शताब्दी में यहाँ पे आया था, 15 वर्षों तक यहाँ पे रहा और नालंदा यूनिवर्सिटी से ये लॉ का डिग्री लेकर गया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेनसांग जो है इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये हेनसांग का प्रमुख पुस्तक है सीयू की। ठीक है, जिसमें यह अपनी भारत का सभ्यता, सांस्कृतिक और शिक्षा प्रणाली का बेहतरीन रूप से चर्चा करता है। तो कभी नालंदा यूनिवर्सिटी जाएं या नालंदा जाएं तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। ठीक है, बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एक थम्स अप के साथ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिल खोल करके कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।